हमारे पास जो है वो जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। एक मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होता है और एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, यानी किस वक्त किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या किस तरह के इन्वायरमेंट में ये कंपनीज जो है वो काम करती हैं। तो इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चर, अगर इन्वायरमेंट जो है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम हो और इन्वायरमेंट स्टेबल हो और बहुत सिंपल इन्वायरमेंट हो, तो ऐसी सूरत में आप ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं जो कि स्ट्रक्चर मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर हो। उसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पहले से ही डिफाइन किए हुए हों, तो आप उसको मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनामिक और कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ पर आमतौर पर जो मैकेनिक सिस्टम है वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि हर एक लेवल पर अलग-अलग जो है वो कल्चर होता है, उसकी डायनामिक्स अलग होती हैं, वो बड़ी फास्ट चेंज हो रहा होता है, तो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाए हुए होते हैं वो नीड को फुलफिल नहीं कर रहे होते। इस वजह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसी सूरत में वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में ये फ़र्क है कि मैकेनिस्टिक जो है जहाँ स्टेबल एनवायरनमेंट होगा वहाँ इस्तेमाल होगा, और जहाँ पर कॉम्प्लेक्स और डायनामिक चेंजेस होंगी वहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल होता है। कोई सवाल आपका इस स्लाइड पर हो कि वेयर वी कैन यूज़ मैकेनिस्टिक एंड वेयर वी कैन यूज़ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, तो आप पूछ सकते हैं। कुछ ऐड भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? हाँ, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है जी? द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ अ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अरेंजमेंट करना किस चीज का, जॉब्स का। जो जॉब्स होती हैं, जो टाइटल्स होते हैं, उन टाइटल का अरेंजमेंट करना, और वो भी फॉर्मली, कि जनरल मैनेजर, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, ऑफिसर्स, और इसी तरह और लेबरर्स। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट है किसी भी पोजीशन का। जो टॉप पोजीशन होगी सबसे ऊपर होगी, और जो सबसे लोअर पोजीशन होगी वो सबसे नीचे होगी। तो इसको कहते हैं अरेंजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज द अरेंजमेंट, फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ अ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या होता है? अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिसीजन अबाउट द 6 की एलिमेंट्स। 6 की एलिमेंट्स के हवाले से जो फैसला होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कहते हैं। पहला, वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क की स्पेशलाइजेशन क्या होगी, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होगी, चेन ऑफ कमांड क्या होगा, स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम किस तरह का वर्कआउट करेंगे, और फॉर्मलाइजेशन क्या होगी। तो ये वो 6 की एलिमेंट्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को जो है वो डिफाइन करते हैं। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चेन ऑफ कमांड क्या होता है? जो वर्ड आप हमेशा अक्सर बल्कि आप सुनते होंगे। तो इसमें चेन ऑफ कमांड जो है, दैट इज बेसिकली the continuous line of authority that extend from upper level of the organization to the lowest level of the organization and clarifies who reports to। तो ये टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है इसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं। चेन ऑफ कमांड का मतलब है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी।
क्लैरिफिकेशन जो है उस हर एक लेवल पर उसकी क्लैरिफिकेशन का होना, दैट्स कॉल्ड द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड पर किसी को कोई क्वेश्चन हो? सर इससे रेलेवेंट अगर आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल मतलब जो है वो देकर करा दें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल तो ऐसे दी जा सकती है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जो आपके यहाँ हायरार्की का सिस्टम बना हुआ है, वो हायरार्की के जो सिस्टम है उसको अगर आप फॉलो करेंगे और देखेंगे तो वो चेन ऑफ कमांड होता है। चेन ऑफ कमांड से मुराद ये है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां से? सर मैं ऐसा वर्डप्रेस डेवलपर सॉफ्टवेयर हाउस में। ठीक है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? सर हमारे जो वेब वेब डेवलपमेंट हैंडलिंग। वेब डेवलपमेंट हेड। अब उसके अंदर आपके सबसे टॉप पर जो बंदा बैठता है वो कौन है, क्या नाम है उसका, क्या टाइटल है उसका? सर वो तो सर हमारे वो एक मैनेजर रोल है तो उसके अंदर फिर वो हमें प्रोजेक्ट जब उनके पास आता है तो वो फिर हमें असाइन करते हैं वो भी एक कैटेगरी वाइज ठीक है, बनाकर अगर तो प्रोजेक्ट। आपका जो मैनेजर है वो सिर्फ एक ही मैनेजर है या और उसके असिस्टेंट मैनेजर्स भी है? नहीं। जी सर असिस्टेंट मैनेजर हैं तीन तीन असिस्टेंट मैनेजर भी हैं। ठीक है, तो उसकी चेन ऑफ कमांड से मुराद ये है कि जो मैनेजर्स है उसके अंडर में तीन असिस्टेंट मैनेजर हैं जो कि उसको रिपोर्ट करते हैं। तो मैनेजर की जो चेन ऑफ कमांड है वो ये तीन लोग हैं जो उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, मतलब उस इन तीनों की, असिस्टेंट मैनेजर की जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो है मैनेजर्स। तो अब मैनेजर्स का चेन ऑफ कमांड जो है वो इन तीन लाइन असिस्टेंट मैनेजर्स पे कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे जब आएंगे तो उन असिस्टेंट मैनेजर्स के अंदर और पोजीशन होंगी। वो क्या पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर के नीचे? सर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे फिर उसके बाद हमारे पास जो बेसिकली वो हमारे वो इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि हमें फिर वही असल में असाइन करते हैं सारे जो तीनों हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर हैं वो फिर एक एक अपने रोल बयान करते हैं कि इसके अंदर ना ये काम होना है इसके अंदर फिर आपके इस तरीके से एक मतलब कहते हैं ना एक डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट पहले जनरेट होता है डॉक्यूमेंट जनरेट होने के बाद वो हमारे पास आता है। ऐसा टीम मीटिंग होती है टीम मीटिंग और कोऑर्डिनेशन के बाद हम फिर प्रोग्रेस उसकी स्टार्ट करते हैं बस, तो काम की। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, सिस्टम आपने जो देखा, दैट्स कॉल्ड द चेन ऑफ कमांड। इसको हम चेन ऑफ ओके सर। कमांड कहते हैं कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, और इसी तरह वो किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये चेन चल रही है अथॉरिटी की, एक हायरार्की है। वो जो ओके हायरार्की सर। होती है उसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब आ गई नेक्स्ट स्टेज पर, अथॉरिटी क्या होती है। क्योंकि चेन ऑफ कमांड जो है वो अथॉरिटी पर डिपेंड करती है, तो अथॉरिटी के मीनिंग्स पता होना चाहिए हमें। द राइट्स इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन। किसी भी मैनेजरियल पोजीशन पर जो मैनेजर्स को राइट दिए जाते हैं ताकि वो लोगों को ये बताए कि उन्होंने क्या काम करना है और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है उस मैनेजर की। द राइट्स इनहेरेंट इन मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट देम टू डू इट। तो मैनेजर को जो अथॉरिटी दी जाती है जिसके जरिए वो लोगों को बताता है कि उन्होंने क्या करना है और उनसे क्या चीज एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो करें, इसको अथॉरिटी कहते हैं। उस अथॉरिटी को ये इस्तेमाल करके अपने सबॉर्डिनेट से ये काम कराते हैं और उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके जो फीडबैक होती है वो उन्हें देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो आपको टास्क दिए गए हैं उन टास्क का प्रॉपर परफॉर्म करना। कि मैनेजर ने कहा है कि मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये मैंने आपको वर्ल्ड की 3 फाइल दी है जिसको आपने टाइप करना है। ये तकरीबन एक 900 वर्ड्स हैं जो कि आज के दिन में आपने इसे टाइप करके जाना है और इसके अंदर गलती के कोई चांसेस नहीं है। जैसे एज इट इज यहाँ पर है इसी तरह की टाइपिंग होनी है, उसकी फॉर्मेटिंग होनी है प्रॉपर, और इसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर, कोई सेंटेंस एरर, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये आपकी एप्लीकेशन है कि आप आज के पूरे दिन के अंदर ये 3 पेजेस टाइप करके विदाउट एनी एरर आपने सबमिट कराना है। तो यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल टू टाइप 3 पेजेस फॉर टुडेज असाइनमेंट।
Then we have a unity of command. The concept of unity of command, that the person should have one boss and should report only to that person. This is very important. बाज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है कि एक से ज्यादा बॉसेस होते हैं। अगर यूनिटी ऑफ कमांड एक से ज्यादा लोगों के पास हो, यानी जो आपको मैनेज करने वाले लोग हो वो एक से ज्यादा हो, तो हमेशा मसला रहता है। या यूनिटी ऑफ कमांड से मुराद ये है कि आपको ये मालूम हो कि आपका एक बॉस है और आपने उसे रिपोर्ट करना है, वो कौन पर्सन है उसे आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए। एक से ज्यादा लोगों को रिपोर्ट करना जो है वो खतरे से खाली नहीं होता। आपकी किसी की ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे जिसमें एक से ज्यादा लोगों को रिपोर्ट करना होता है? सर जब आप काम अपने ऑन प्रोग्रेस जब स्केल पर लेकर जाते हैं तो फिर आपको ना टेल बताना पड़ता है उनको कि इतने प्रोग्रेस या इतने फेज तक का काम हो गया है, तो अब से इतने स्टार्टअप दिया, क्योंकि एक वीकली रिपोर्ट होती है जो कि हमें ना देनी होती है ऐसे मेंबर्स को, जो हमारे जूनियर मैनेजर्स जो होते हैं, तो फिर वो आगे फिर रिपोर्ट करते हैं अपने सीनियर मैनेजर को। हाँ, डेफिनेटली वो आगे रिपोर्ट करते होंगे, आप आगे रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो आप उनको रिपोर्ट करेंगे, वो फिर आगे रिपोर्ट करेंगे, तो ये चेन ऑफ जी सर, कमांड इसी तरीके से आप चेन। जो इसको यूनिटी ऑफ कमांड इसी को ही कहते हैं। ओके सर। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद है स्पेन ऑफ कंट्रोल, द नंबर ऑफ एम्प्लॉई हु कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि कितने लोगों को एक मैनेजर जो है आसानी से मैनेज कर सकता है। ऐसा ना हो कि एक मैनेजर के अंदर में हजारों लोग दे दिए जाए जिसको वो मैनेज ही ना कर सके। तो उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करने के बाद कि भी एक मैनेजर के अंडर में 10 लोग या 15 लोग होने चाहिए, ये इसी को ही प्रॉपरली इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉइज को एट ए टाइम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सुपरवाइज कर सकता है। दैट्स कॉल्ड द स्पेन ऑफ कंट्रोल। कोई क्वेश्चन आपका? नहीं नो सर, अब सर। तक तो क्लियर है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं। सेंट्रलाइजेशन से मुराद ये है कि सारी चीजें टॉप से मैनेज होती है। डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद ये है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आपकी जो अथॉरिटी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ यूनिट में डेलीगेट की गई है और अब हर मैनेजर अपना फैसला खुद करता है बजाय कि ऑर्गेनाइजेशन फैसला करे। तो सेंट्रलाइजेशन को देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? द डिग्री टू विच डिसीजन इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिंगल पॉइंट पे फैसला होता है और वो कहाँ होता है? टॉप मैनेजमेंट में। तो टॉप मैनेजमेंट इसे फैसला करती है और फिर नीचे फॉर्मली रिटर्न कम्युनिकेट करके तमाम को इन्फॉर्म कर देती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन विच टॉप मैनेजर मेक ऑल द डिसीजंस एंड लोअर लेवल एम्प्लॉइज सिंपली कैरी आउट दोस डिसीजन। तो निचला तबका जो है, जो असिस्टेंट मैनेजर्स यानी जो फंक्शनल लेवल पे लोग होते हैं, उन्होंने उन डिसीजन को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। टॉप पे जो बैठे हुए हैं उन्होंने वो डिसीजन लेने हैं। ये है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग इज पुश्ड डाउन टू द मैनेजर्स हु आर क्लोज टू द एक्शंस। तो डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स को एम्पावर किया जाता है और मैनेजर्स असल में काम कराने वाले होते हैं, उन्होंने काम कराना होता है। तो जब उन्होंने काम कराना है तो उनको अथॉरिटी डेलीगेट की जाए ताकि वो खुद फैसला कर सकें और अपना काम जो है वो निकाल सकें। देन वी हैव एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इंक्रीजिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स को पावर दी जाती है। इवन आजकल जो बात हो रही है वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात हो रही है भाई, कि एम्प्लॉइज को पावर दो कि वो खुद अपने टास्क, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेवेंट डिसीजन खुद लें। जहाँ उन्हें ज़रूरत हो वो अपने मैनेजर से डिस्कस कर लें, अदरवाइज उनके ऊपर छोड़ो, उनको इन्वॉल्व करो, उनको एंगेज करो, उनको एम्पावर करो कि वो काम करें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम की खुद लें। यस, इस स्लाइड पर कोई सवाल हो आपका? सर सेंट्रलाइज्ड में मतलब जो ऑनर होगा उसी उसी वो डिसीजन ले सकता है। जरूरी नहीं है, छोटी कंपनी में ऐसे ही होता है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनी में तो बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होता है,
तो वो लोग ये डिसीजन ले रहे होते हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। छोटी कंपनी में तो आपको सेट नजर आता है, वही सब कुछ करते हुए बैठा हुआ होता है, वही फैसले करता है, वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम है। बड़ी कंपनियों में तो बड़े फिर स्ट्रक्चर होते हैं प्रॉपर। यस, तो एनी क्वेश्चन इस स्लाइड पर, कोई सवाल आपका? नो सर, ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसी से सर अभी सिंक है, इंटरेक्ट, तो इस वजह से अभी तक सब सही क्लियर चलो चल जी, रहा है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो हम जो है वो ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है स्लाइड नंबर 9, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो हम ऑर्गेनाइजिंग करते ही क्यों है, क्या जरूरत है ऑर्गेनाइज करने की? सबसे पहला इसका जो पर्पस है वो है डिवाइड वर्क टू बी डन इन अ स्पेसिफिक जॉब एंड द डिपार्टमेंट। क्योंकि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, और वो सारे काम को जब तक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वो काम प्रॉपर नहीं होंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग में जरूरी है कि डिपार्टमेंट बनाए जाएं, जॉब्स क्रिएट की जाए, और उन जॉब के अंदर उन टास्क को जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और फिर उसके अंदर जो लोग काम करते हैं इंडिविजुअली उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो। नंबर 2, असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब्स। डेफिनेटली हम बात कर चुके हैं कि इंडिविजुअल जो जॉब्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडिविजुअल्स की है, वो भी जो है एसोसिएटेड होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की जॉब्स के साथ। तो आपने डिपार्टमेंट वाइज देखनी है, और जॉब इंडिविजुअल जॉब जो है उसको भी देखने होते हैं। कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज टास्क। तो ऐसी मुख्तलिफ दूसरी जो टास्क होती है उनके साथ आपने जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए भी आपको ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी ज़रूरत होती है। कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट्स। तो जो जॉब्स होती है उनको मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि आसानी से जो है आप उनको समझ सकें और उन्हें देख सकें। Then the fifth one is establish relationship among individual groups and department। डिपार्टमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप जो है डेवलप करने के लिए भी हम ऑर्गेनाइजिंग जो है ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी को स्टेब्लिश करना है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जब तक ये नहीं होगी तो हर बंदा अपने मर्जी से काम करता रहेगा और चलाता रहेगा, कोई काम करेगा कोई नहीं करेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एलोकेट एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज देना है, जब तक वो प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं होंगे, उसकी रियलाइजेशन नहीं होगी, उस वक्त तक रिसोर्सेज का डिप्लॉय भी नहीं हो सकता। इसलिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना और उसे प्रॉपर डिप्लॉय करना भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफ पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में शामिल है। ये देख लें, ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। इन पॉइंट्स में से अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप देख लीजिए, पूछ लीजिए। एक मिनट है आपके पास, आप इन पॉइंट्स को पढ़िए, देखिए, और फिर मुझसे सवाल कर लीजिए, या फिर आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
ओके, मेरा ख्याल है कि आप लोग जो है यस सर, ऑल क्लियर है। सारे पॉइंट्स अभी रीड आउट करें इसके अंदर ठीक अभी है, नहीं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें ओके हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट स्टेज की तरफ। स्लाइड नंबर 10, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप। डिपार्टमेंटलाइजेशन कितने टाइप्स की हो सकती है? डिपार्टमेंटलाइजेशन सबसे पहला जो है वो फंक्शनल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसा कि ग्रुपिंग जॉब्स बाय फंक्शंस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दी फंक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उनके मुताबिक जो है जॉब्स को आपस में ग्रुप कर लिया जाता है। जैसे मार्केटिंग वाले एक साइड पे चले जाएंगे, सेल्स वाले दूसरी साइड पे चले जाएंगे, एचआर वाले तीसरी साइड पे चले जाएंगे। फिर एचआर के अंदर भी सब डिवीजन अगर चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। कोई रिक्रूटमेंट में चला जाएगा, पेरोल में चला जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल में चला जाएगा, कंपनसेशन में चला जाएगा, एम्प्लॉय रिलेशंस वगैरह में चला जाएगा। तो ये ग्रुपिंग है जॉब की फंक्शनल वाइज। फिर आपके पास प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती है, ग्रुपिंग जॉब बाय प्रोडक्ट लाइन। तो मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी आप जो है आमतौर पर डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब प्रोडक्ट के लिहाज से आप जो है वो अपने डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, तो उसके अंदर जो जॉब्स की ग्रुपिंग होगी वो भी प्रोडक्ट लाइन की तरह की होगी। जैसे पेप्सी है, तो पेप्सी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लाइन है। तो एक प्रोडक्ट लाइन को एक टीम देख रही है, दूसरी प्रोडक्ट लाइन को दूसरी टीम देख रही है, तीसरी प्रोडक्ट लाइन को तीसरी टीम देख रही है। इस तरह भी कर सकते हैं। फिर जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी देख सकते हैं। फर्ज करो कि आप कराची एक जो है इसको रीजन कह दें, लाहौर दूसरा रीजन है, केपीके तीसरा है, बलूचिस्तान चौथा है, और गिलगित बल्तिस्तान पांचवा रीजन है। तो ये सारे जोग्राफिकली भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो इस पूरे जोग्राफी को देखेगा और ये वाला यहाँ का देखेगा। फिर प्रोसेसेस है, ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर फ्लो। तो जो कस्टमर और प्रोडक्ट का फ्लो है उसके मुताबिक भी आप बना सकते हैं। कस्टमर्स ग्रुपिंग जॉब्स बाय टाइप ऑफ कस्टमर एंड नीड्स। उनके कस्टमर की नीड को सामने रखते हुए भी आप जो है जॉब्स को मुख्तलिफ ग्रुपिंग में चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट के, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादातर डिपार्टमेंट देखे हैं वो फंक्शनल जो डिपार्टमेंट है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। प्रोडक्ट में भी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होती हैं, सेल्स वगैरह में वो आपको नज़र आती है। मुख्तलिफ कस्टमर को टैकल करने के लिए मुख्तलिफ जो लोग होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो उनको जो है देख रहे होते हैं मुख्तलिफ लेवल पर। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है। जैसा कि प्लांट मैनेजर्स होते हैं। अब प्लांट मैनेजर के अंडर में मैनेजर होता है जो कि इंजीनियरिंग को देखता है, मैनेजर होता है जो कि अकाउंटिंग को देखता है, मैनेजर होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग को देखता है, मैनेजर होता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज को देखता है, और मैनेजर होता है जो परचेसिंग को देखता है। तो आप ये देखें कि ये फंक्शनल वाइज जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन की गई है। तो एक जो है यूनिट है, एक प्लांट है, उस प्लांट का एक मैनेजर बनाया गया है और उसके अंडर में उसके सब मैनेजर्स बनाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शनल एरियाज को जो है वो देख रहे हैं। तो इसको फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है तो वो कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट लाइन को लेकर ये चल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक कंपनी का जिक्र किया गया है। अब उसके अंडर में जो है अ, एक तरफ जो है वो मास ट्रांजैक्शन जो है सेक्टर है, दूसरी तरफ रिक्रिएशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल्स सेक्टर है, और तीसरी तरफ रेल प्रोडक्ट सेक्टर है। तो एक कंपनी है, उसके ये तीन डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स के अंदर वो काम करती है उनके प्रोडक्ट और इन चीज़ों के लिहाज से। तो फिर उसके और मजीद सब डिवीज़न जो है बना दिए गए हैं। उन सब डिवीज़न को सामने रखकर जो है जो है ये चल रहा होता है पूरा। तो इसी तरह आपने जो है ये रिक्रिएशनल के ये जो है 1 2 3 4
रिक्रिएशनल के 4 जो है अदर्स डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए हैं, और रेल प्रोडक्ट सेक्टर के और एक और डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर में मतलब और क्रिएट किया गया है। तो ये प्रोडक्ट को सामने रखकर उसकी डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो की जाती है। कोई सवाल आपका हो तो मैं दोबारा वापस जाता हूँ, इनको फिर हम दोबारा आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन की टाइप्स के अंदर 5 टाइप्स हमने पढ़ी है: फंक्शनल, प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल, प्रोसेस, कस्टमर्स। उसके बाद हमने पहला फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन को हमने देखा, उसके बाद प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन को देखा। नमाज का टाइम हो रहा है, अजानें होना शुरू हो गई है। आपके अगर कोई सवाल है तो आप 1 मिनट आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। पूछने के बाद जो है आप फिर नमाज के लिए जो है हम नमाज ब्रेक करेंगे, और फिर नमाज के बाद हम वापस आएंगे 5:15 पर। कोई सवाल आपका है तो पूछो प्लीज। सर अभी बस प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर ना हम एक नज़र देख लूँ फिर इसके बाद। ठीक है जो अटेंडेंस हजारिया ले चुका हूं मैं फर्स्ट सेशन की, सेकंड सेशन की वापसी पे लेंगे। सर फर्स्ट सेशन की कब हो गई? सॉरी, सर फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस हो चुकी है फर्स्ट सेशन की, आप लोग लेट है। सर हम लोगों की तो क्लास ही तो 3:25 पे खत्म हुई थी। मैं क्या कर मशीन सकता हूँ, तो टीचर ने क्यों 3:25 में छोड़ा, आप उस टीचर को पर पूछो। वो हर हफ्ते यही करने लग गए। वो 3:20 3:25 तक लेके जाते हैं क्लास को, और आप उन्हें प्रपोजल का चल रहा था। आप उन्हें बताते नहीं है कि भाई जो है वो हमारी क्लास जो है वो 3 बजे दूसरी शुरू हो जाती है। सर बताते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अब थोड़ा सा और रुक जाओ, बस थोड़ा सा और रुक जाओ, इस तरह कर करके। अब हम क्या करें, वो छोड़ के भी नहीं आ सकते, प्रपोजल सर चल रहा है। क्लियर है। कौन से टीचर है? सर इफ्तिकार अहमद, क्या पढ़ाते हैं? मशीन लर्निंग। अच्छा। ठीक है। अब ये रोज रोज तो नहीं होगा ना, आप उन्हें बोलेंगे हमारी तो अटेंडेंस, वो सर जो है वो बड़े सख्त हैं, वो तो अटेंडेंस 10 मिनट बाद ले लेते हैं। इस मरतबा तो मैं लगा दूंगा, लेकिन हर दफा नहीं लगाऊंगा। सर यस मेरी भी सर। लगा दिएगा यार, बाप नाम। अभी आप जो है जब अटेंडेंस ले रहे होंगे तो आप बता दीजिएगा, लेकिन अगली दफा से मैं 15 मिनट के अंदर अंदर अटेंडेंस ले लूंगा, और फिर दोबारा नहीं लगाऊंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। अभी आप नमाज सर पढ़ने के लिए क्लियर है। जा सकते हैं। जी जी सर ये क्लियर है, ये मैंने नोट डाउन भी कर लिया अपने पास, और ये क्लियर। नमाज पढ़ के आप आ जाए 5:15 पर, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।